अर्जुन के मम्मी पापा चाहते थे कि अर्जुन जल्द से जल्द अदिति सिंघल से ब्याह रचा ले। यही वजह थी कि अर्जुन को आज घर पर बुलाया गया था। अदिति के घर वालों ने अर्जुन के रूखे बर्ताव की शिकायत की थी और उसके माता पिता इस मामले को सुलझाना चाहते थे। थोड़ी देर में जूलिया ने टाटा बाय बाय किया और चला गया। उसने बच्चों से पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेंगे, पर उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें डैडी के पास रहना है। जूलिया के जाते ही अर्जुन ने सीधा मुद्दा छेड़ा। डैडी, मुझे यहाँ खास किस लिए बुलाया गया है? मेरे पास ऑफिस में बहुत काम है। राघव ओबराय ने गला साफ किया और कॉफी की चुस्की ली। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। अर्जुन, तेरा और अदिति का क्या चक्कर चल रहा है? साफ साफ बता, राघव जी ने पूछा। वो बस ये उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन पर जो इल्जाम लगे हैं वो सब गलत हो। अर्जुन ओबराय की तो खोपड़ी घूम गई। उसे पहले से ही पता था कि उसके माँ बाप ने यह सारा तामझाम अदिति सिंघल की वजह से ही किया है। वो लोग शुरू से जानते थे कि अर्जुन को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उन्हें लगा कि शायद धीरे धीरे उसे अदिति से प्यार हो जाएगा। प्यार तो दूर की बात है, अर्जुन ने उसके लिए अपने दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं बनाई। बल्कि सच तो यह है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो उससे और ज्यादा चिढ़ने लगा था। अदिति है ही इतनी नकचढ़ी और बदतमीज, ना उसमें कोई सलीका है, ना ही वो अर्जुन की पसंद की महिला है। सच कहूँ तो अर्जुन को उसमें ऐसा कुछ दिखता ही नहीं जो उसे अपनी तरफ खींचे। वो किसी बड़े खानदान की हो सकती है, पर अर्जुन अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ नहीं काट सकता जिससे उसे लगाव ही ना हो। इसका मतलब तो यह होता कि वो अपना और उसका दोनों का भविष्य आग में झोंक देता। दुनिया के सामने तो वो कपल होते, पर घर की चार दीवारी के अंदर एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी। मैंने तुझसे कुछ पूछा है अर्जुन? राघव ओबराय की कड़क आवाज गूंजी। उनका बेटा जवाब देने के बजाय कई ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ खास नहीं डैडी, अर्जुन ने बड़े रूखेपन से जवाब दिया। उसके लिए वाकई कुछ खास नहीं था, क्योंकि हालात वैसे ही थे जैसे हमेशा से रहे हैं। मुझे पता चला है कि वो तुझे लंच पर ले जाने के लिए ऑफिस आई थी, पर तूने उसे घास तक नहीं डाली, जबकि उसने तुझे पहले ही बता दिया था कि वो आ रही है। राघव जी को यह बात बहुत चुभी थी। अर्जुन ने कभी खुद से अदिति को बाहर ले जाने की जहमत ही नहीं उठाई। जब सगाई हो चुकी है तो उसे दुनिया को दिखाना चाहिए कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, आई थी। उसने फोन किया था और मैंने साफ कह दिया था कि मैं बिजी हूँ, पर वो है ही इतनी ढीठ कि मेरी मर्जी के खिलाफ पहुंच गई। जो बदतमीजी मैंने उसके साथ की वो उसी के लायक थी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए गुस्से में जवाब दिया। करुणा ओबराय ने माहौल बिगड़ता देख बच्चों से कहा कि वो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ाई करें। बड़े कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। जैसे ही बच्चे गए वो फट पड़ी। तू लंच के टाइम भी इतना बिजी रहता है? अपनी मंगेतर के साथ ऐसा बर्ताव शोभा देता है तुझे? माँ, मुझे काम रहता है और मेरा उसके साथ कहीं बाहर जाने का कोई मन नहीं था। ये पहली बार नहीं है, मैं पहले भी कई बार ऐसा कर चुका हूँ। अर्जुन ने अपना पक्ष रखा। उसके माता पिता ने साफ कह दिया कि लंच के लिए मना करना कोई बहाना नहीं है। अगर वो आई थी तो उसे टाइम देना चाहिए था। उन्होंने हुक्म दिया कि अब उसे सिंगल परिवार के घर जाकर इस गलती की भरपाई करनी होगी। उसे उनके सामने खुद को एक अच्छा दामाद साबित करना होगा। ये सुनते ही अर्जुन का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्या कह रही हैं आप माँ? मैं उन लोगों के तलवे चाटूं ताकि मैं अपनी लायकियत साबित कर सकूं? वो भी उस औरत के लिए जिससे मुझे रत्ती भर प्यार नहीं है। मैं खुद को धोखे में क्यों रखूं? अगर दुनिया मुझे बेवकूफ बना रही है तो क्या मैं खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूं? डैडी, माँ, प्लीज बात को समझिए। मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता और उसे झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। मैं ये सगाई अभी और इसी वक्त तोड़ना चाहता हूँ। अर्जुन ने सरेआम ऐलान कर दिया। राघव ओबराय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी ये हिम्मत? 2 साल तक सगाई का नाटक करने के बाद तू अब पीछे हट रहा है? वो दहाड़े। आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी पछतावे की आग में जलूं या खुश रहूं? अर्जुन ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसका चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया था। राघव जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो चाहते तो थे कि उनका बेटा खुश रहे, पर अगर वो हाँ कहते तो अर्जुन तुरंत सगाई तोड़ देता, और अगर ना कहते तो वो एक बुरे बाप बन जाते। उन्होंने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और बोले, और हमारे बिजनेस का क्या?
सिंगल ग्रुप के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उसका क्या होगा? तूने जरा भी सोचा है कि इस फैसले का कंपनी पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या ओबराय ग्रुप के लिए मैं अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दूं? क्या कंपनी के फायदे के लिए मैं अपनी लाइफ का सौदा कर लूं? डैडी, कब से पैसा आपके लिए मेरे प्यार से बढ़कर हो गया? माँ, आप भी यही चाहती हैं? खुदा के वास्ते समझिए, ये बच्चे आपके पोते हैं। क्या आपको कंपनी की फिक्र इन बच्चों से ज्यादा है? अर्जुन ने एक एक शब्द पर जोर देकर पूछा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अर्जुन के माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने उन्हें ऐसी जगह घेरा था जहां से निकलना मुमकिन नहीं था। जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो अर्जुन आगे बढ़ा। इन लड़कों को देखिए, आपको क्या लगता है ये आसमान से टपके हैं? मैं एक औरत के साथ सोया था, अनजाने में ही सही, पर वो मेरे बच्चों की माँ बनी। क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं उसे और बच्चों का बेसहारा छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं अनीका शर्मा की जिम्मेदारी उठाऊंगा। रही बात अदिति की, तो उसके 2 साल खराब करने के लिए मैं उसे जितना हर्जाना चाहिए दे दूंगा। और अगर आपको उसे बहू बनाने का इतना ही शौक है तो उसकी शादी जूलिया से करवा दीजिए। वो भी आपका ही बेटा है। अर्जुन ने अपनी बात खत्म की। वो उठा और बच्चों को लेकर बाहर निकल गया। बच्चे खिलखिलाते हुए अपने दादा दादी को बाय बाय बोल रहे थे। राघव जी और कर्णा जी ने भारी मन से उन्हें विदा किया और तब तक देखते रहे जब तक वो ओझल नहीं हो गए। गाड़ी में बैठते ही अर्जुन को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों पुराना कोई बोझ उसके कंधे से उतर गया हो। पहली बार उसने अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। ये बात उसके गले में फांस की तरह अटकी हुई थी और बच्चों का आना उसके लिए एक सही मौका बन गया। भले ही अनीका उसे नफरत करती हो, पर अर्जुन ने उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि उसके घर वाले उसे किसी गलत रिश्ते में ना धकेलें। उसने सोचा कि जब वो अनीका से मिलेगा तो उसके साथ एक डील करेगा, एक ऐसा समझौता जिससे दोनों का फायदा हो। रास्ते में बच्चे चहक रहे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, बेटा डिनर में क्या खाओगे? अगर घर का खाना खाना है तो ठीक, वरना बाहर से कुछ लेकर चलें। लव और कुश ने एक दूसरे को देखा। उनकी मम्मी ने कभी उनसे ऐसे नहीं पूछा था। जो मिलता था वो खा लेते थे। कुश बोला, ग्रिल्ड चिकन और सब्जियां। उनकी मम्मी अक्सर यही बनाती थी और उन्हें पसंद भी था। अर्जुन ने ड्राइवर को गाड़ी सुपरमार्ट की तरफ मोड़ने को कहा। उधर अनीका अपने सोने घर में अकेली बैठी थी। उसे बच्चों की याद रह रहकर तड़पा रही थी। वो उनके कमरे में गई और उनकी फोटो सीने से लगाकर रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। नौकरी गई, बच्चे गए, कोई अपना पास नहीं। उसने तय किया कि वो अब हार नहीं मानेगी। वो घर पर रहकर ही नए डिजाइन बनाएगी। अगर यहाँ बात नहीं बनी तो वो देश छोड़कर चली जाएगी और अपने बच्चों को भूलने की कोशिश करेगी। वो टूट चुकी थी, पर अब उसने रोना बंद कर दिया था। अनीका अपनी तन्हाई में डूबी हुई थी और इधर अर्जुन ओबराय अपने स्टडी में बैठकर जूलिया को फोन मिला रहा था। अर्जुन को घर पहुंचते ही जूलिया को सब बताना पड़ा, क्योंकि माँ बाप वहीं थे और उसके पास कोई और चारा नहीं था। यार अर्जुन, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि आखिर हुआ क्या? जूलिया ने हैरानी से पूछा। असल में दोपहर को लंच के बाद जूलिया ने अनीका से बात की थी। उसका इरादा कोई फ्लर्ट करना नहीं था। वो तो बस उसे समझा रहा था कि भाई, अर्जुन के साथ तमीज से पेश आओ और शांति बनाए रख, वरना लव और कुछ की शक्ल भी नहीं देख पाएगी। पर उसी दिन उसने इस्तीफा थमा दिया। क्या अर्जुन के साथ फिर कोई पंगा हुआ? पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं बस उसके ऑफिस में बात करने गया था और जब वो अपना डिजाइन प्लान लेकर आई तो साथ में इस्तीफा भी नथी कर दिया। अर्जुन ने छोटे भाई को ऊपर ऊपर से बताया। वो उसे ये नहीं बताने वाला था कि कमरे के अंदर उनके बीच क्या क्या बातें हुई। वो बातें सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहनी थी। सच कहूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ। अनीका को उस पुरानी बात का दुख है। वो खुद को बेइज्जत महसूस कर रही है। मैं ये मानता हूँ, पर यार, कोई इस वजह से अपनी शानदार नौकरी थोड़ी ही छोड़ देता है। लैंड्रे के कहने पर मैंने उसे ये जॉब दिलवाई थी। मुझे खुशी थी कि वो डिजाइनर बनी, पर यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो अपनी ईगो की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लेगी। जूलिया ने अपनी भड़ास निकाली। जूलिया ने गुड नाइट बोला और फोन काट दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनीका इतनी नासमझ निकलेगी। ओबराय ग्रुप में काम करना मतलब ठाठ की जिंदगी, मस्त सैलरी, तगड़ा बोनस और रुतबा,
लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए, पर अनीका ने सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ सेट करने का मौका गंवा दिया क्योंकि वो अर्जुन की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। जूलिया ने तय कर लिया कि वो अब और मन्नतें नहीं करेगा। कल सुबह ही किसी नए बंदे को जॉब पर रख लेगा। अर्जुन को भी जूलिया की बातों पर ताज्जुब हुआ। पहले जब ये पोस्ट खाली थी तो वो किसी बड़े अनुभवी नाम को रखने वाला था, पर जूलिया के कहने पर उसने अनीका को रख लिया। उसे यह नहीं पता था कि जूलिया ये सब अपने दोस्त लैंड्रे के लिए कर रहा था। खैर, अर्जुन खुश था कि चलो इस बहाने वो अपने बच्चों से तो मिल पाया और उस औरत को भी ढूंढ लिया जिसे वो सालों से तलाश रहा था। बस एक ही दिक्कत थी, अनीका बहुत अड़ियल थी। अर्जुन को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो बात बात पर सींग फंसाए। अदिति सिंगल से भी वो इसीलिए चिढ़ता था क्योंकि वो घमंडी और बदतमीज थी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ठीक है, अगर तू इतनी ही जिद्दी है तो समझ ले कि तूने खुद अपने हाथों से बच्चों से दूर रहने के परवाने पर साइन किए हैं। उसे अपनी सफाई देने की कोई जल्दी नहीं थी। एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। अगली सुबह अर्जुन ने घर पर कड़े आदेश जारी कर दिए। लव और कुश अब बिला से बाहर नहीं कदम रखेंगे। उनके लिए घर के अंदर ही एक पढ़ाई का सेंटर बनेगा और बड़े बड़े ट्यूटर्स उन्हें तमीज और शिष्टाचार सिखाएंगे। अगर बहुत ज़रूरी हुआ बाहर जाना तो साथ में बॉडीगार्ड्स की फौज होगी और बच्चों के चेहरे मास्क से ढके होंगे। नौकर ने सिर झुकाकर जी सर कहा। बच्चों को यह एहसास कराना जरूरी था कि वो अब किसी आम खानदान के नहीं बल्कि ओबराय खानदान के वारिस हैं। अब से वो अर्जुन को रोज रोज नहीं देख पाएंगे, सिवाय तब जब अर्जुन का मन हो। ओबराय खानदान में बच्चों को पालने का यही सही और सख्त तरीका रहा है। बच्चों का सरनेम अब शर्मा से बदलकर ओबराय होना था। उनके बर्थडे सर्टिफिकेट नए बनेंगे और खानदान के इतिहास की किताब में उनके नाम दर्ज होंगे। जब दादाजी राघव ओबराय उन कागजों पर साइन कर देंगे तो लव और कुश हमेशा के लिए ओबराय बन जाएंगे। अर्जुन नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकला। आज उसका पारा सातवें आसमान पर था। जो भी उसे देख रहा था उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो रही थी। पूरे ऑफिस में दहशत का माहौल था। ऐसे मिजाज में अर्जुन छोटी सी गलती पर भी सीधा टर्मिनेशन लेटर हाथ में थमा देता था, बिना किसी पूछताछ के। सीधा बाहर का रास्ता। जूलिया ने भी मीटिंग में भाई का यह खतरनाक रूप देखा। अर्जुन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा और सख्त था। वो किसी की राय नहीं सुन रहा था, बस हुक्म सुना रहा था। उसे लगा कि कल रात तो ठीक से बात हुई थी, सुबह सुबह से क्या दौरा पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे रात भर सोया ना हो। अपने केबिन में पहुंचते ही अर्जुन ने सेक्रेटरी को बोल दिया, बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। इधर जूलिया को काम की चिंता सता रही थी। क्लाइंट्स के ऑर्डर पेंडिंग थे और मुख्य डिजाइनर की कुर्सी खाली रखना घाटे का सौदा था। उसने पुराने बायोडेटा चेक किए और कुछ काबिल लोगों को फ़ोन घुमाया, पर जवाब मिला कि वो लोग पहले ही दूसरी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बन चुके हैं। जूलिया को लगा कि काश उसने अनीका के साथ भी ऐसा ही पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता। उसने दोस्ती के नाते लैंड्रे पर भरोसा करके गलती कर दी। उसने गुस्से में लैंड्रे को फ़ोन किया और सब सुना दिया। तेरी दोस्त ने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया है। मैं अब किसी और को रख रहा हूँ। बस तुझे बता रहा हूँ कि तेरी सिफारिश बेकार निकली। लैंड्रे तो सन रह गया। उसने जूलिया से थोड़ा वक्त मांगा और कहा कि वो अनीका को मनाकर वापस लाएगा, पर जूलिया ने साफ कह दिया, हमारे यहाँ भरोसे तोड़ने वालों को कोई जगह नहीं है। मैं आज ही नया बंदा रख रहा हूँ। जूलिया को शक होने लगा था कि भाई का मूड खराब होने के पीछे भी अनीका का ही हाथ है। डॉक्टर लैंड्रे का खून खौल उठा। उसने कितनी मेहनत से अनीका को वो जॉब दिलवाई थी और उसने सब पर पानी फेर दिया। ये क्या पागलपन है। अगर अर्जुन ने बच्चे ले लिए तो क्या करियर बर्बाद करना उसका हल है। अनीका ने उसे जूलिया के सामने शर्मिंदा कर दिया था। अब अगली बार वो किसी के लिए जुबान कैसे खोलेगा। उसने अनीका को फ़ोन मिलाया, पर उसका फ़ोन बंद था। हार मानकर वो सीधा उसके अपार्टमेंट की तरफ भागा। वहां पहुंचा तो देखा अनीका बड़े मज़े से अपनी टेबल पर बैठी कुछ डिजाइन्स बना रही थी। पास में काफी का मग रखा था। लैंडे अंदर गया, पर अनिका ने सिर उठाकर उसे देखा तक नहीं। मैंने तुझे कितने फोन किए पर तेरा फोन बंद आ रहा है, लैंडे ने दबी हुई आवाज में कहा। वो अंदर से बहुत गुस्से में था। हाँ, मैंने खुद बंद किया है, अनिका ने बिना काम रोके सपाट आवाज में जवाब दिया। उसे किसी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
अनीका का ये बेपरवाह अंदाज देखकर लैंड्री का सब्र जवाब देने लगा। उसने फिर पूछा, तू ऑफिस क्यों नहीं गई? काम पर क्यों नहीं गई है तू? इस बार अनीका रुकी। उसने अपनी पेंसिल मेज पर पटकी और अपनी लाल आंखों से लैंड्रे को ऐसे घूरा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। लैंड्रे, तुझे अच्छे से पता है कि मैं काम पर क्यों नहीं हूँ। तो ये यहाँ आकर शरीफ बनने का नाटक बंद कर। डॉक्टर लैंड्रे ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने देखा कि अनीका गुस्से में तमतमाई हुई उसे घूर रही है। उसने अपनी नजरें फेर ली। वो यहाँ कोई दंगल करने नहीं आया था। बस ये चाहता था कि अनीका एक बार ठंडे दिमाग से अपने फैसले पर सोच ले। देख लैंड्रे, तू मुझे परेशान कर रहा है। तू यहाँ आया किस लिए है? जो भी कहना है साफ साफ बोल। ये घुमा फिराकर सवाल मत पूछ जिनके जवाब तुझे पहले से पता है। अनीका उस पर बुरी तरह भड़क गई। उसे सख्त नफरत थी उन लोगों से जो दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और रखते थे। तूने ओबराय ग्रुप से इस्तीफा क्यों दिया अनीका? लैंडन ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। उसे अनीका का यह बर्ताव और कड़वे बोल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। इससे तेरा क्या लेना देना? मैं अपनी लाइफ में जो भी करूं उसका तुझसे कोई वास्ता नहीं है। तो मेहरबानी करके अपने काम से काम रख। अनीका ने उसे टका सा जवाब देकर चुप करा दिया। लैंडे तो सन रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि अनीका उसके साथ इस तरह पेश आएगी। हाँ, मानता हूँ मेरा काम नहीं है, पर वो नौकरी मैंने तुझे दिलवाई थी अनीका, और मैनेजमेंट ने मुझे बुलाकर झाड़ा है कि मेरा भरोसेमंद उम्मीदवार क्या गुल खिला रहा है। मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि अपने फैसले पर फिर से सोच ले। अभी भी वक्त है, बात समझ सकती है। इससे पहले कि वो किसी और को रख लें, तू वापस जा सकती है। ओबराय ग्रुप पूरे शहर में सबसे तगड़ी सैलरी देता है। लोग अपनी जमी जमाई नौकरियां छोड़ रहे हैं वहां जाने के लिए। बिना नौकरी के तू अपने खर्चे कैसे पूरे करेगी? और अगर जेब में पैसे नहीं होंगे तो कोर्ट में कैसे साबित करेगी तू बच्चों को पाल सकती है? लैंडन ने उसे कायदे से समझाया। मुझे पता है तू मेरा और बच्चों का भला चाहता है, पर शुक्रिया, मुझे तेरी इस चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ मेरे आसपास मत देखना, दूर रह मुझसे। और हाँ, ओबराय ग्रुप वालों को बोल देना कि वो किसी और को रख लें। मैं वापस नहीं आने वाली। अनीका ने लैंड्रे को घूरते हुए दो टूक कह दिया। लैंड्रे ने मायूसी से सिर हिलाया और वहां से निकल गया। उसने मन ही मन मान लिया कि अनीका के साथ उसकी दोस्ती अब खत्म है। उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं थी जो गुस्से में आकर अपनों को भी वो सुना दें। लैंड्रे के जाते ही अनीका ने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और सोफे पर गिर गई। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धुतकार दिया था। लैंड्रे ही तो था जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा, और आज उसने उसे ही पराया कर दिया। रूपा और लैंड्रे के सिवा उसका था ही कौन? उसकी जिंदगी और उलझती जा रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और पूरा दिन बस गुमसुम बैठी रही। उधर ऑफिस में नया डिजाइनर आ गया और काम फिर से पटरी पर दौड़ने लगा। दिन बीते गए और देखते ही देखते हफ्तों गुजर गए। अनीका घर में कैद होकर बस नए नए डिजाइन बनाने में डूबी रहती। उसने काफी सारे ड्राफ्ट तैयार तो कर लिए थे, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें बेचेगी कैसे। एक शाम उसने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल कर आए। वो सड़क किनारे चलते चलते काफी दूर निकल गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। उसके पास छाता नहीं था तो उसने वापस मुड़ने का फैसला किया, पर जब तक वो लौटती बहुत देर हो चुकी थी। जोरदार बारिश शुरू हो गई और अनीका पूरी तरह से भीग गई। वो कीचड़ और पानी से भरी सड़क पर जैसे तैसे घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी पीछे से एक कार ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू किया। अनीका ने मुड़कर नहीं देखा और अपने कदम तेज कर दिए, पर कीचड़ की वजह से उसके पैर भारी हो रहे थे। अचानक एक मजबूत हाथ ने उसे खींचा। वो लगभग फिसलने ही वाली थी कि उस शख्स ने उसे सहारा दिया और सीधा कार के अंदर बिठा दिया। दरवाजा बंद होते ही अनीका को वही जानी पहचानी खुशबू आई, गार्डेनिया की महक। उसने मुड़कर देखा तो बगल में अर्जुन ओबराय बैठा उसे घूर रहा था। उसका कीमती सूट भी थोड़ा भीग चुका था और जूतों पर कीचड़ लगा था। वो गुस्से में दांत भींचकर सांसें ले रहा था। जिद्दी कहीं की, अर्जुन बुदबुदाया और ड्राइवर को हुक्म दिया कि अगर ये लड़की अपना पता नहीं बताती तो उसे सीधा वहीं ले चलो जहाँ वो चाहता है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अनीका ने विरोध किया। हाँ, दिख रहा है इतनी भीग चुकी हो कि अब तक कीचड़ में तैर रही होती अगर मैं ना आता। चुपचाप अपना पता बताओ और मेरा टाइम खराब मत करो। अर्जुन दहाड़ा। उसे उन लोगों से सख्त चिढ़ थी
जो मुसीबत में होने के बावजूद सुपरमैन बनने का नाटक करते हैं। सीधे चलो और अगले मोड़ से मुड़ जाना, अनिका ने बुदबुदाते हुए कहा और खुद को बाहों में सिकोड़ लिया। उसे ठंड लगने लगी थी। अर्जुन ने देखा कि अनिका ठंड से कांप रही है और उसकी बाहों पर रेंगटे खड़े हो गए हैं। उसने ड्राइवर को तुरंत हीटर जलाने को कहा, फिर अपना गीला सूट उतारा और अनीका के नंगे कंधों पर डाल दिया। वो बार बार उसे देख रहा था और आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने अनीका को खींचकर अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिल सके। अनीका ने इस बार मना नहीं किया क्योंकि ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। ड्राइवर एक अपार्टमेंट के पास रुका। अनीका ने कांपते हाथों से इशारा किया कि यही उसका घर है। अर्जुन कार से उतरा और अनीका को सहारा देकर सीढ़ियों तक ले गया। अनीका के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो चाबी भी नहीं लगा पा रही थी। अर्जुन ने चाबी छीनी, दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। अर्जुन ने उस छोटे से घर को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके बेटे यहीं पले बड़े हैं। उसे लगा कि यहाँ सिर्फ दो ही कमरे होंगे, एक अनीका का और एक बच्चों का। उसने कड़क आवाज में अनीका से कहा, पहले जाओ और गर्म पानी से नहाकर सूखे कपड़े पहनो। अनीका चुपचाप बाथरूम में चली गई। पीछे से अर्जुन किचन में घुस गया। उसने झटपट कॉफी बनाई, फिर फ्रिज चेक किया। उसे वहाँ अंडे, टमाटर और कुछ सब्जियां मिली। उसने टोस्ट तैयार करना शुरू किया, जिसकी महक पूरे घर में फैल गई। जब अनीका कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि ओबराय ग्रुप का आलीशान प्रेसिडेंट उसका एप्रन पहनकर टोस्ट बना रहा है। वो हैरान रह गई कि इतना अमीर आदमी रसोई में इतना माहिर कैसे है। अर्जुन, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी, अनीका ने पास जाकर कहा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अनीका ने जीन्स, टर्टल नेक स्वेटर और पैरों में मोजे पहन रखे थे। टेबल पर जाकर बैठो, मैं आ रहा हूँ, अर्जुन ने बिना मुड़े कहा। अनीका उसे पीछे से देखती रही। उसे लगा जैसे वो अपने किसी बड़े बेटे को देख रही हो। चीजों को सलीके से करने का अर्जुन का अंदाजा बिल्कुल लब और कुश जैसा था। अर्जुन को पता था कि वो उसे देख रही है। मुझ में बच्चों की झलक दिख रही है ना? उसने टोस्ट की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए पूछा। हाँ, अनीका ने सच स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि अर्जुन चाय भी ले आया है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। भूख के मारे अनीता के पेट में चूहे दौड़ने लगे। वो बैठ गई और अर्जुन को भी साथ खाने के लिए कहा। अर्जुन ने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और उसके साथ खाने लगा। वो चुपचाप अनीका को देख रहा था, पर जैसे ही अनीका उसकी तरफ मुड़ती, वो नजरें फेर लेता। बच्चे कैसे हैं? अनीका ने दबी आवाज में पूछा। 2 हफ्ते हो गए हैं, उसने अपने कलेजे के टुकड़ों को नहीं देखा था। वो ठीक है, अर्जुन ने छोटा सा जवाब दिया। उसे अनीका की वो बात याद थी कि वो उससे नफरत करती है, इसलिए उसने तय किया था कि वो बच्चों की बात खुद से नहीं छेड़ेगा। अनीका को लगा था कि वो कुछ और बताएगा, पर अर्जुन खामोश रहा। अनीका ने भी फिर हिम्मत नहीं जुटाई। दवा बाबा है कुछ घर में? अर्जुन ने पूछा। अनीका ने हामी से हिलाया। उसने पूछा कि कहाँ रखी है। अनीका उठने ही वाली थी कि उसने हाथ से इशारा करके बैठा दिया और खुद दवा ढूंढने निकल गया। पर तभी उसकी नज़र उन डिजाइन ड्राफ्ट पर पड़ी जो अनीका ने बनाए थे। उसके कदम वहीं जम गए। एक एक डिजाइन को देखते हुए वो दंग रह गया। अगर ये मार्केट में उतर गए तो ओबराय ग्रुप की तिजोरी पैसों से भर जाएगी। उसे गोलियां मिल गईं। उसने अनीका को दवा दी और फिर कमरे को गौर से देखा। पूरे कमरे की दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें सजी थी। अर्जुन को लगा जैसे वो अपना ही बचपन देख रहा हो। बिल्कुल वही चेहरा, वही मुस्कान। दवा खाते खाते अंधेरा गिरने लगा था। अब अर्जुन के जाने का वक्त था। देख, अगर कभी भी ये ड्राफ्ट बेचने का मन करे तो ओबराय ग्रुप के अलावा कहीं और मत जाना। तेरे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले हैं, अर्जुन ने कहा और गुड नाइट बोलकर बाहर निकल गया। अनीका थैंक यू तक नहीं बोल पाई और वो जा चुका था। बारिश अब थम गई थी, बस हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। अनीका खिड़की के पास गई और उस लंबे चौड़े आदमी को कार में बैठकर जाते हुए देखती रही। अचानक उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे अर्जुन अपने साथ अनीका का भी कुछ हिस्सा ले गया हो। उसे अब अर्जुन से वैसी नफरत नहीं हो रही थी जैसे पहले थी। उसे याद आया कि उसका सूट अभी भी यहीं है। उसने सोचा कि इसे ड्राई क्लीन करवा कर ही वापस करेगी। 2 दिन बाद अनीका एक मेहमान की तरह ओबराय ग्रुप पहुंची। उसने रिसेप्शन पर कहा कि उसे प्रेसिडेंट से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैम क्या आपका अपॉइंटमेंट है?
अनिका ने मना किया तो रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने हाथ जोड़ लिए। मैम प्लीज पहले फोन कर लो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। पिछले 2 हफ्तों में मुझसे पहले वाले 2 लोग इसलिए निकाले गए क्योंकि उन्होंने बिना अपार्टमेंट के किसी को अंदर जाने दिया था। अनिका हैरान रह गई। वो वापस अपनी कार में आकर बैठ गई। उसके पास अर्जुन का नंबर तो नहीं था, पर जूलिया का था। उस वक्त जूलिया प्रेसिडेंट के ऑफिस में ही था और दोनों भाई नए डिजाइनर की फर्जियत पर चर्चा कर रहे थे। नया बंदा बिल्कुल बेकार निकला था। क्लाइंट्स मुंह बिगाड़ कर जा रहे थे और सब अनिका शर्मा की डिमांड कर रहे थे। कंपनी झूठ बोल रही थी वो छुट्टी पर है, पर क्लाइंट्स भी अड़े थे कि वो उसके लौटने का इंतजार करेंगे। अर्जुन और जूलिया इसी सोच में थे कि अनीका को वापस कैसे लाया जाए। तभी जूलिया का फोन बजा। स्क्रीन पर अनीका शर्मा का नाम देखते ही जूलिया की आंखें चमक उठी। भाई, अनीका का फोन है, क्या वो ऑफिस आ गई है? फोन उठा। अर्जुन ने छोटे भाई को इशारा किया। जूलिया ने कॉल स्पीकर पर डाल दिया। हाय जूलिया, मुझे अर्जुन से कुछ काम था, पर मेरे पास उनका नंबर नहीं है। क्या तुम मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दोगे? अनीका की आवाज में एक अलग ही खनक थी, जैसे वो पुरानी वाली अनीका लौट आई हो। अनीका, सच कहूं तो मैं तुझसे नाराज हूँ। अपने बच्चों के बाप का नंबर नहीं है तेरे पास, इसका मतलब तू बच्चों का हालचाल भी नहीं पूछती। खैर भाई ठीक है, क्या मैसेज है? जूलिया ने थोड़ा चुटकी लेते हुए पूछा। अनीका फोन पर हंसने लगी और बोली, इसीलिए तो मैसेज छोड़ रही हूँ, ताकि नंबर मिल जाए। उसने बताया कि वो रिसेप्शन पर खड़ी है और पर लड़की अंदर जाने नहीं दे रही है। जूलिया ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। अनीका यहाँ खुद मिलने आई है? तू अभी कहाँ है? जूलिया ने पूछा। अनीका ने बताया कि वो पार्किंग में है। जूलिया ने उसे रिसेप्शन पर रुकने को कहा और अपना असिस्टेंट भेजने की बात कही। फोन करते ही जूलिया ने भाई को छेड़ा। लगता है जख्म भर रहे हैं भाई, ये तो खुद चल कर आई है, कहीं तेरे पर क्रश तो नहीं हो गया इसे? अर्जुन खामोश रहा। उसे लगा शायद वो सूट वापस करने या ड्राफ्ट दिखाने आई होगी। जूलिया ने मौका ताड़ते हुए कहा, भाई ये चांस हाथ से मत जाने देना, आज इसे कंपनी के साथ पक्का बांध लो। अनीका रिसेप्शन पर वापस आई। थोड़ी देर में करण मेहरा लिफ्ट से नीचे आया। उसने अनीका को झुककर सलाम किया और अनीका उसे देखकर मुस्कुरा दी। हफ्तों बाद मिलकर करण थोड़ा टेंशन में लग रहा था। लिफ्ट में अनीका ने पूछा, सब खैरियत तो है? तू इतना परेशान क्यों है? करण ने धीरे से बताया, मैम प्रेसिडेंट ने सबका जीना हराम कर रखा है, बहुत लोगों को निकाल चुके हैं। जब से आप गई हैं बॉस फिर से वही पुराने वाले खड़ूस बन गए हैं। प्लीज मैम वापस आ जाओ और हम सबकी जान बचा लो। अनीका को तब रिसेप्शनिस्ट की बात समझ आई। अर्जुन अपना सारा गुस्सा बेचारे कर्मचारियों पर निकाल रहा था। जब वो प्रेसिडेंट लॉबी में पहुंचे, जूलिया ने आगे बढ़कर अनीका को गले लगाया। अर्जुन ये सब देख रहा था। अनीका आज क़यामत ढा रही थी। आसमानी नीले रंग की फिटेड ड्रेस, सफेद लंबी टांगे और ऊंची हील्स, लाल लिपस्टिक और खुले बालों में वो भला की खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। जूलिया उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। अनीका मुस्कुराई और उसने मुड़कर देखा कि अर्जुन चुपचाप उसकी कातिल अदाओं को निहार रहा है। हाय प्रेसिडेंट अर्जुन, अनीका ने बड़े सलीके से ग्रीट किया। अर्जुन ने बस गर्दन हिला दी और जूलिया ने उसे सोफे पर बिठाकर जूस पिलाया। थोड़ी देर में अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और अनीका के सामने वाले सोफे पर आ बैठा। आज वो अपना बॉसी अंदाज थोड़ा कम दिखा रहा था। प्रेसिडेंट अर्जुन, उस रात की मदद के लिए शुक्रिया। मैं आपका सूट ले आई हूँ, जाते वक्त कार से निकाल दूंगी। अनीका ने तमीज से कहा। कोई बात नहीं मिसेस शर्मा, अर्जुन ने जवाब दिया। वो इंतजार कर रहा था कि वो असली बात कब छेड़ेगी। मैंने कुछ नए डिजाइन बनाए हैं, मैं चाहती हूँ आप उन्हें देखें। सच कहूँ तो मैं दूसरी कंपनी में जाने वाली थी, पर सोचा पहले आपको दिखा दूँ। अनीका ने थोड़ा सा सफेद झूठ बोला। अर्जुन ने उसे ड्राफ्ट्स दिखाने को कहा। जब अनीका पेपर दिखाने लगी तो अर्जुन ने उसे करीब आकर समझाने को कहा। अनीका उठी और जैसे ही उसके पास जाकर झुककर डिजाइन दिखाने लगी, अर्जुन को फिर से उसके शरीर की वो हल्की सी खुशबू महसूस हुई। और सच तो यह है, उसे यह गार्डेनिया वाली महक बहुत भाने लगी थी। अनीका ने डिजाइन के कुछ खास हिस्सों की तरफ इशारा किया और दोनों के बीच काम को लेकर थोड़ी बहस और चर्चा हुई। जूलिया ने बीच में टोकते हुए पूछा कि बाकी के ड्राफ्ट कहाँ हैं। अनीका ने बड़ी चालाकी से कह दिया कि वो सारे डिजाइन यहाँ नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो इन्हें कहीं और बेचने की सोच रही है।
अनीका, तुम ओबराय ग्रुप को टक्कर देने के लिए किसी दूसरी कंपनी के लिए डिजाइन नहीं बना सकती। इसका सीधा सा कारण यह है कि तुम्हारे बच्चे ओबराय खानदान के वारिस हैं और कल को उन्हें ही ये कंपनी संभालनी है। सिर्फ इस एक वजह से तुम्हें सिर्फ ओबराय ग्रुप के लिए ही काम करना चाहिए। अर्जुन ने बड़े हक से कहा और अनीका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो एकदम निशब्द खड़ी रह गई। अब चुपचाप बाकी सारे डिजाइन निकालो, मैं वो सब अभी खरीद रहा हूँ। अर्जुन ने आगे हुक्म दिया और अनिका को ना चाहते हुए भी अपनी झोली खाली करनी पड़ी। अनिका ने जो डिजाइन सबसे आखिर में निकाले वो वाकई में मास्टरपीस थे। अर्जुन ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो मैडम का इरादा यह था कि सबसे बेहतरीन डिजाइन दूसरी कंपनियों को दे दिए जाएं और हमें बस काम चलाऊ चीजें मिलें। अर्जुन ने वो सारे कागज लिए और जूलिया को थमा दिए। फिर उसने अनिका की तरफ मुड़कर एक बड़ा दांव खेला। अनिका, मैं तुम्हें ओबराय ग्रुप की एक्सक्लूसिव डिजाइनर बनाने के लिए सालाना 50 मिलियन रुपए दूंगा। तुम सिर्फ हमारे लिए काम करोगी और जब भी कोई खास डिजाइन बिकेगा तो उसमें तुम्हारा अलग से परसेंटेज होगा। यह ऑफर हम दोनों के लिए फायदे का सौदा है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस उदार ऑफर को ठुकराओगी नहीं। अर्जुन ने जब ये रकम बोली तो अनिका का गला सूख गया। देखा जाए तो अर्जुन उसे घुमा फिराकर फिर से नौकरी पर ही रख रहा था, पर अनिका को उसका ये अंदाज पसंद आया। अब उसे कभी भी पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट अर्जुन, आप मुझे एक तरह से अपनी कंपनी में वापस लाने का जुगाड़ कर रहे हैं। अनिका ने तंज कसा। तुम इसे जो मर्जी नाम दे दो, पर असल में मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहा हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि साथ काम नहीं करना तो हम इज्जत से अलग हो जाएंगे। अर्जुन ने बड़ी सहजता से कहा। अनिका ने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है और अर्जुन ने 3 साल कह दिया। यानी 3 साल में वो 150 मिलियन की मालकिन बन जाती। अनिका ने कहा कि वो इस पर सोचकर जवाब देगी। अर्जुन ने बस इतना कहा कि जल्दी बताना, ताकि बाकी उम्मीदवार बेकार में आस लगाकर ना बैठे रहें। उस दिन अनीका अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए का एडवांस लेकर और कागजों पर साइन करके वहां से निकली। जूलिया ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। भाई, मान गए, बिजनेस में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। अगर अनीका मान गई तो कंपनी की तो चांदी हो जाएगी। 3 दिन बाद रात के करीब 8:45 बजे अनीका का फोन बजा। स्क्रीन पर अर्जुन ओबराय का नाम देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। इतनी रात को फोन? क्या बच्चों को कुछ हुआ? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रेसिडेंट अर्जुन, अनीका ने फोन उठाते ही कहा। उसकी आवाज घबराहट के मारे कांप रही थी। लब को तेज बुखार है और वो बार बार तुम्हें याद कर रहा है। मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए निकल चुका है। अर्जुन ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा हुक्म सुनाया। अनीका के लिए तो ये जैसे बुलावा किसी दुआ जैसा था। लब, मेरा बच्चा, क्या वो ठीक है? उसने बदहवासी में पूछा, पर अर्जुन ने जवाब देने के बजाय फोन काट दिया। अनीका ने बिजली की फुर्ती से कपड़े बदले और बाहर इंतजार करने लगी। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि कार का हॉर्न गूंजा। वो लपक कर कार में बैठी। ड्राइवर ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मैडम, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। अनीका ने बस छोटा सा जवाब दिया। उसका सारा ध्यान अपने बेटे पर था। गाड़ी जैसे ही अर्जुन के विला के गेट के अंदर घुसी, अनीका दंग रह गई। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो जगह किसी आलीशान महल से कम नहीं लग रही थी। विला का हर कोना खूबसूरती से जगमगा रहा था, पर वो यहाँ विला की खूबसूरती देखने नहीं, अपने बीमार बेटे के लिए आई थी। वो बॉडीगार्ड के पीछे पीछे अंदर गई, जहाँ अर्जुन किसी आदमी से बात कर रहा था। साहब, वो ठीक हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि नर्सें उसे सही टाइम पर दवा देती रहें, उस आदमी ने कहा। अनीका समझ गई कि यह डॉक्टर है। वो मैं देख लूंगा। आने के लिए शुक्रिया, अर्जुन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और डॉक्टर से हाथ मिलाया। डॉक्टर की नज़र जैसे ही सामने खड़ी अनीका पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। अर्जुन ने ताड़ लिया कि डॉक्टर अनीका को कुछ ज्यादा ही गौर से देख रहा है और उसे जरा भी रास नहीं आया। ये अनीका शर्मा है, लव और उसकी माँ। अर्जुन ने बड़े ठंडे अंदाज में परिचय कराया। डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर अनीका का हाथ थाम लिया और उसे जरूरत से ज्यादा देर तक पकड़े रखा। अनीका ने तिरछी नजर से अर्जुन को देखा। अर्जुन के चेहरे पर 12 बज रहे थे और वो उनके हाथ मिलाने को बड़ी नफरत से देख रहा था। अनीका ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी नजरें फेर लीं। डॉक्टर के जाते ही अर्जुन ने अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया,
लब के पास से नैनी को हटाओ, उसकी माँ आ गई है। और कल से लब के लिए कोई और भरोसेमंद डॉक्टर ढूंढो। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिस पर मैं अपने बच्चों और अपनी औरत के लिए भरोसा कर सकूं। करण के जाने के बाद सिर्फ कमरे में सिर्फ अर्जुन और अनिका रह गए। अनिका जानबूझकर उसे नहीं देख रही थी। वो तो बस अपने बच्चों के पास भाग जाना चाहती थी। अर्जुन को उस डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे जलन हो रही थी कि उस डॉक्टर ने अनीका का हाथ इतने हक से क्यों पकड़ा। वो अपनी जलन छिपा नहीं पाया और उसने अनीका से वो सवाल पूछ लिया जिसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। अनीका शर्मा, एक बात बताओ, 4 साल पहले मेरे साथ उस रात के बाद क्या तुम किसी और मर्द के करीब गई हो? मेरा मतलब है किसिंग, सेक्स या कोई भी फिजिकल रिलेशन। अर्जुन ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसकी रूह तक झांक लेगा। अनीका की आंखों में गुस्सा उतर आया। मन तो किया कि उसे खींचकर एक तमाचा जड़ दे, पर फिर उसे बच्चों का ख्याल आ गया। अर्जुन, तुमने जो घाव मुझे दिया था वो इतना गहरा था कि उसने मुझे किसी और के पास जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तुम मेरे पहले थे और आज इस पल तक तुम ही मेरे आखिरी हो। अनीका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर करारा जवाब दिया। अर्जुन ने अनीका की आंखों में झांका, जहां सिर्फ सच्चाई और मासूमियत दिखी। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरे साथ आओ। वे ऊपर गए और एक शानदार गलियारे में पहुंचे, जहां बड़े खूबसूरत दरवाजे थे। अर्जुन ने उस कमरे की तरफ इशारा किया जहां लब था और अनीका को अंदर जाने को कहा। अनीका तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने अर्जुन की बात पूरी होने भी नहीं दी और सीधे कमरे की तरफ भागी। बिस्तर पर नन्हा लब लेटा हुआ था। माथे पर गीली पट्टी थी और वह बहुत कमजोर लग रहा था। अनीका के मुंह से बस लब निकला और उधर से लब मम्मी चिल्लाया। माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। अनीका ने उसे जोर से भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने लब की ठुड्डी को चूमा और वहीं सिर टिका लिया। तभी अचानक अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अर्जुन ने उन दोनों को इस तरह लिपटा देखा तो उसने नजर चुराने की कोशिश की, पर अनीका पहले ही पीछे हट गई थी। वह बिस्तर के कोने पर बैठ गई और लब का हाथ थाम लिया। कैसा है मेरा बच्चा? अब कैसा लग रहा है? बुखार उतरा? तेरा भाई कुछ कहाँ है? वह तो ठीक है ना? अनीका ने एक साथ इतने सवाल दाग दिए कि लब समझ ही नहीं पाया कि पहले किसका जवाब दे। उस अपने कमरे में है। लब, अब तुमने मम्मी को देख लिया है, अब चुपचाप सो जाओ, अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा। लब ने बिना किसी नखरे के बात मान ली और आंखें मूंद ली। अनीका को ताज्जुब हुआ कि लब ने अपने डैडी को पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया या थोड़ा और साथ रुकने की जिद क्यों नहीं की। नहीं अर्जुन, मैं भी उसके पास और रुकना चाहती हूँ। अनीका ने विरोध किया। आखिर उसका बच्चा बीमार था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अर्जुन ने दो टूक कहा और मुड़कर बाहर चला गया। अनीका भी बेमन से उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे आ गई। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही अर्जुन झुंझलाकर बोला, सुनो, ये आखिरी बार है जब तुमने मेरे या बच्चों के सामने मुझसे बहस की है। तुम्हारे पास तो जैसे कायदे कानूनों की लंबी लिस्ट है। अनीका ने ताना मारा। किसी मर्द से हाथ मत मिलाओ, बच्चों के पास ज्यादा मत रुको, दूसरे आदमी से बात मत करो। ये सब उसे अखर रहा था। हाँ, ओबराय खानदान में ऐसा ही होता है और मेरे बच्चों पर भी यही नियम लागू होते हैं, समझी? अर्जुन ने जवाब दिया। अनीका ने बहस लंबी नहीं की क्योंकि उसने अभी तक उसको नहीं देखा था। ठीक है, आई एम सॉरी। कुछ हो चुका है, उससे मिलने के लिए तुम्हें सुबह के नाश्ते तक का इंतजार करना होगा, अर्जुन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अनीका भी वहीं बैठ गई। जब तक लव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी। तुम जब चाहो उसे देख सकती हो, पर एक बार में 5 मिनट से ज्यादा नहीं। अनीका ने थोड़ा नरमी से पूछा, क्या मैं एक सवाल पूछूं? आखिर इस घर में इतने सख्त नियम क्यों हैं? अर्जुन ने बताया, क्योंकि ओबराय परिवार की हर पीढ़ी इन्हीं नियमों में पली बड़ी है। लव और कुछ भी इसी खानदान का हिस्सा है, तो उन्हें कोई स्पेशल छूट नहीं मिलेगी। फिलहाल वे स्कूल नहीं जा रहे, घर पर ही उनके लिए स्पेशल ट्यूटर्स आते हैं। जब तक मैं प्रेसिडेंट नहीं बना था, दुनिया को पता नहीं था कि मैं या जूलिया कैसे दिखती है। यही प्राइवेसी मेरे बच्चों के लिए भी रहेगी। उनका नाम खानदान के इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब तुम भी इन नियमों के खिलाफ नहीं जा सकती। जल्दी उनके लिए अलग घर बनेगा और हम ये पक्का करेंगे कि वे बहुत होशियार और काबिल बने। कोई और सवाल? अनीका ने नामे से रिलाया।
उसे समझ आ गया कि उसके बेटे अब पूरी तरह से ओबराय बन चुके हैं। तुम अभी गेस्ट रूम में रुकोगी, पर मुझे नहीं पता इसमें कितने दिन लगेंगे, अर्जुन ने कहा। पर मेरे पास यहाँ कोई कपड़े नहीं है, रात में बदलने के लिए नाइट ड्रेस भी नहीं है, अनिका ने धीरे से कहा। वो कोई मसला नहीं है, अभी ऑर्डर कर देते हैं। अर्जुन ने अपना फ़ोन निकाला और अनिका को पास बुलाया। यहाँ सोफे के हैंडल पर बैठो और अपने लिए कपड़े और नाइट वियर चुन लो। अनिका उसके पास बैठकर फ़ोन पर कपड़े देखने लगी। तभी अचानक उस अपनी आंखें मलता हुआ कमरे से बाहर आया। उस तुम अभी तक जाग रहे हो? अर्जुन ने पूछा। अनिका लपक कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। उस पहले से ज्यादा गोल मटोल और प्यारा लग रहा था। उसकी त्वचा एकदम चमक रही थी। अरे तू तो एकदम गोलू हो गया है, और तेरी स्किन तो बिल्कुल तेरे डैड जैसी है, अनिका ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। अर्जुन की त्वचा वाकई दूध जैसी सफेद और साफ थी। उसने अपनी मम्मी के गले में हाथ डाले और उसके गाल चूम लिए। मुझे लगा आप कभी वापस नहीं आओगी। पागल है क्या? मैं तुम्हारे और लब के बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, अनीका ने भावुक होकर कहा। लब को बुखार है, उसने बताया। अनीका ने कहा कि इसलिए तो वह यहाँ आई है। ओह, तो आप सिर्फ इसलिए आई क्योंकि लब बीमार था, आप हमसे मिलने नहीं आई? उसने मुंह बनाकर कहा। मम्मी मुझे नीचे उतारो। अनीका ने उसे नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। बेटा तुझे पता नहीं मैंने तेरे पास आने के लिए कितने हाथ पांव मारे, पर मुझे इजाजत नहीं मिली। अपनी मम्मी के बारे में ऐसा कभी मत सोचना। अब मैं यहाँ हूँ और कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसे सुनकर मुस्कुरा दिया और अपना सिर अनिका के कंधे पर टिका दिया। उस तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने फिर टोका। मैं लब को देखना चाहता हूँ, उसने कहा और ऊपर चला गया। सिर्फ 2 मिनट, फिर बाहर आना है, अर्जुन ने बिना देखे हुक्म सुनाया। अनीका वापस सोफे पर बैठ गई और बोली, तुमने बच्चों के मन में मेरे लिए गलत बातें भर दी हैं। ये मेरी गलती नहीं है, तुम ही थी जो मुझसे लड़ रही थी। वे जितने तुम्हारे हैं उतने ही मेरे भी हैं, पर तुम तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सब कुछ तुम्हारा ही हो। और देख लो, वे 90% मुझ पर गए हैं। तुमने उस रात की बात को लेकर मुझ पर जितना गुस्सा निकाला और कहा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, जो औरत बच्चों के बाप से नफरत करे वो बच्चों से सच्चा प्यार कैसे कर सकती है? अर्जुन ने शांति से अपनी बात रखी। तभी ऊपर से उसकी आवाज आई। मम्मी, डैड, लब आप दोनों को बुला रहा है। दोनों ऊपर गए। लब बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। लब, क्या हुआ बेटा? अनीका एक तरफ बैठ गई और अर्जुन दूसरी तरफ। मम्मी प्लीज अब हमें छोड़कर मत जाना, डैडी के साथ यहीं रहो और हम सबका ख्याल रखो। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और डैडी भी आपसे प्यार करते हैं, है ना डैड? आप मम्मी से प्यार करते हो ना? लब के इस मासूम सवाल पर अर्जुन ने अनीका की तरफ देखा। उनकी आंखें मिली और अनीका की आंखों से आंसू छलक पड़े। अर्जुन ओबराय को लगा जैसे वो कांटों के बीच फंस गया है। उसे खुद नहीं पता था कि उसे अनीका शर्मा से प्यार है या नहीं, पर इतना जरूर था कि वो उसे अपनी आंखों के सामने देखना पसंद करता था। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी और मैं प्यार व्यार नहीं करते। अर्जुन ने जैसे ये जवाब दिया, लब से सकने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी और अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा, जैसे उसे दौड़ा पड़ने वाला हो। लब, अर्जुन झटके से सोफे से उठा और उसे पकड़ने के लिए झपटा। बच्चे का शरीर आग की तरह तप रहा था और उसने आंखें मूंद ली थी। उस जल्दी ड्राइवर को बुला। लब बेटा आंखें खोल। अर्जुन दहाड़ा और उसे गोद में उठाकर पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। अनीका भी बदमाश होकर उसके पीछे भागी और उसे रोक लिया। लब जागो मेरे बच्चे, देखो मैं तुम्हारे डैडी से बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हम सब साथ रहेंगे। मैं डैडी से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते सोना? अनीका की सांस फूल रही थी, पर वो बस अपने बच्चे को होश में लाना चाहती थी। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के दीवाने हैं। मैं तो बस तुझे चिढ़ा रहा था यार। देख, अब से हम एक ही छत के नीचे रहेंगे, अर्जुन ने भी बात संभालते हुए कहा। इस शोर शराबे को सुनकर ड्राइवर और बॉडीगार्ड सब इकट्ठा हो गए। वो दंग थे कि बड़े साहब इतने घबराए हुए क्यों हैं। अनीका ने लब को अपने हाथों में ले लिया और मिन्नतें करने लगी। लब प्लीज आंखें खोल दे, वरना तुझे अस्पताल जाना पड़ेगा और वहाँ डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। देख, हम दोनों ने बोल दिया ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अपनी प्यारी सी मुस्कान तो दिखा दे डैडी और मम्मी को।
धीरे धीरे लब ने अपनी पलकें झपकाई। वो बहुत कमजोर और पीला पड़ गया था। अर्जुन ओबराय अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना नहीं डरा था जितना उस रात उसे लगा जैसे उसकी जान हलक में अटक गई हो। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा उसे छोड़कर ना चला जाए। कोई जल्दी से एक कटोरा पानी और रुमाल लाओ, अनीका ने हुक्म दिया। तभी जूलिया ओबराय अंदर आया और घर में अनीका को देखकर ठिठक गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर से लौटा था और सोचा था कि बीमार भतीजे का हालचाल ले लूं, पर हॉल का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। लब सोफे पर बेसुध पड़ा था और चारों तरफ भीड़ लगी थी। वो भी भीड़ चीरता हुआ अनीका के पास जा पहुंचा। अनीका ने उसे देखा और बस एक गहरी सांस ली। तभी नौकरानी दया पानी और रुमाल लेकर आई। वो पहली बार इन बच्चों की असली माँ को देख रही थी और उसे अनीका पहली नज़र में ही अच्छी लगी। दया को ताज्जुब हो रहा था कि इतनी रात को उसने खुद ड्राइवर को क्वार्टर से क्यों बुलाया। अब समझ आया कि माजरा क्या है। शुक्रिया, अनीका ने रुमाल पानी में भिगोया और लब की शर्ट उतारकर उसके माथे और बदन को पोंछने लगी। मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, रिस्क लेना ठीक नहीं है, अर्जुन ने घबराकर कहा। लब ऐसा ही है, उसे जब भी किसी बात की टेंशन होती है वो बीमार पड़ जाता है। अगर तुम उसे जबरदस्ती अस्पताल ले गए तो सुई देकर उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। वो पहले भी एक बार अस्पताल में बेहोश हो चुका है। उसकी दवा गोलियां नहीं, उसकी मर्जी है। वो शरीर से नहीं दिल से बीमार है, अनीका ने संक्षेप में समझा दिया। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 2 दिन से बुखार था और सारी सुख सुविधा के बाद भी बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। क्या वाकई ये सब हमारे रिश्ते की वजह से हो रहा था? अनीका ने जब लब का बदन पोछा तो वो थोड़ा शांत हुआ। सबके सामने लब उठकर बैठ गया। हालांकि वो ढीला लग रहा था, पर पिछले 2 दिनों से काफी बेहतर था। मुझे इस घर के सारे नौकर चाकर अभी के अभी यहाँ चाहिए, लब ने जिद पकड़ ली। अर्जुन के इशारे पर बॉडीगार्ड सबको बुला लाए। देखते ही देखते हॉल में 17 लोग जमा हो गए। एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, अर्जुन ने कहा और तुरंत उसका पालन हुआ। सब टकटकी लगाए लब की बात सुनने का इंतजार कर रहे थे। लब ने अपने मम्मी पापा को आसपास बैठने को कहा। मम्मी, क्या आपने सच में कहा कि आप डैडी से प्यार करती हो और आप हमारे साथ रहोगी? अनीका ने एक पल अर्जुन को देखा और फिर हाँ कह दिया। डैडी, क्या आप मम्मी को अपने साथ रहने दोगे, जैसा कि आपने कहा था कि आप उनसे प्यार करते हो? बेटा, ये तो इनकी मर्जी पर है, अर्जुन बोल ही रहा था कि अनीका ने उसे जोर से कोनी मारी। हाँ हाँ बिल्कुल, अर्जुन ने दांत मींच कर जवाब दिया। जूलिया मनी मन मुस्कुरा रहा था कि आज तो भाई की बैंड बज गई सबके सामने। आई लव यू बोलना पड़ रहा है। उस अपने चाचा जूलिया की गोद में बैठा था। उसने जूलिया का हाथ जोर से दबाया और मुस्कुराया। तो फिर आप दोनों को शादी करनी होगी और यहाँ खड़े सब लोग गवाह बनेंगे। मम्मी, क्या आप मेरे डैडी से शादी करोगी? लब ने इस बार सीधा हमला बोला। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे डैडी से शादी करूंगी। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, है ना अर्जुन? अनीका ने अर्जुन की तरफ देखकर एक नकली मुस्कान दी। हाँ, अर्जुन ने भी सिर हिला दिया। आप दोनों मेरे सामने नाटक कर रहे हो, मुझे आप दोनों से नफरत है। लब अचानक चिल्लाया और उठकर भागने लगा, पर 2 कदम चलते ही वो धड़ाम से गिर पड़ा। अर्जुन, क्या तुम अपने बच्चे को ऐसे तड़पते देखोगे? तुम नाटक क्यों नहीं कर सकते ताकि वो ठीक हो जाए? अनीका चीखी। नौकर तो कांप गए। इस औरत की इतनी हिम्मत कि बड़े साहब का नाम लेकर उन पर चिल्ला रही है। मुझे अपने बेटे से झूठ बोलना पसंद नहीं है। अगर तुमने उसे अब तक झूठ बोलकर पाला है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सब ड्रामा बंद करो। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। तो ये ढोंग क्यों? मैं पागल हो रहा हूँ। अर्जुन भी आपा खो बैठा। तुम दोनों अब बस करो, उस यहाँ खड़ा सब देख रहा है, चिल्लाओ मत। जूलिया ने बीच बिचाव किया। जूलिया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो चाहता है कि हम एक नॉर्मल कपल की तरह रहें। इसी टेंशन में उसका स्टेमिना खत्म हो गया है। उसे बस हमें साथ देखना है और वो ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ अर्जुन बस नाटक करे, भले ही मैं अंदर से इससे नफरत करती हूँ। अगर तुम अस्पताल गए तो याद रखना, अगला नंबर उसका होगा और उसका केस और बिगड़ जाएगा। पर तुम्हारा भाई बहुत घमंडी है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे इस नापसंद इंसान के साथ ही क्यों ना रहना पड़े। अनीका ने ऐलान कर दिया। तुम अपने कमरे में जाओ,
अनिका ने अपनी लाल आंखों से हुक्म दिया। बच्चा सहम गया। मम्मी, मुझे भाई के पास रहना है। कुछ रोने लगा। मैंने कहा ना कमरे में जाओ। मुझे दोबारा बोलने की आदत नहीं है। अनिका की आवाज सुनकर कुछ चुपचाप चला गया। जाओ इसके साथ। अर्जुन ने एक नौकर को इशारा किया। भाई, अनिका जो कह रही है वही करो। वो बच्चों के साथ रही है। मोने तुमसे बेहतर जानती है। जूलिया समझा ही रहा था कि वो नौकर चीखता हुआ वापस आया। साहब, छोटे मालिक भी बेहोश हो गए हैं। पूरे विला में कोहराम मच गया। जूलिया ने तुरंत अस्पताल फोन करके दो बड़े डॉक्टरों को घर बुलाया। अर्जुन भागकर उसके पास गया। उसकी नब्ज बहुत हल्की थी और आंखें बंद थीं, पर उसे बुखार नहीं था। अनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन आखिर जिद पर क्यों अड़ा है। जूलिया उसके पास आया और बोला, मैंने डॉक्टरों को बुला लिया है। वो बस पहुंचते ही होंगे। अनिका शर्मा ने जैसे तैसे लब को होश में लाया, पर बेचारा बच्चा एकदम पीला पड़ गया था। घर के नौकर चाकर भी बुरी तरह डरे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने क्वार्टर में वापस चले जाएं। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। ये बच्चे वाकई बाकी बच्चों से एकदम अलग और सेंसिटिव थे। दया आंटी अनिका के पास गई और उन्हें ढाढ़स बंधाया। बेटा चुप हो जा, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। अनिका ने बस सिर हिलाया और उनसे गुजारिश की कि वो लब को संभालें, क्योंकि उसे अब कुछ को देखना था। वो दौड़कर उसके कमरे में पहुंची। वो बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। अनीका उसके पास बैठी और बोली, उस मेरे बच्चे, तूने तो कहा था ना कि अगर कोई मुझे परेशान करे तो तुझे बताऊं। पर देख, आज तू और लवी मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हो। उठ जा मेरे बच्चे, जो चाहिए मांग ले। मैं जानती हूँ तू भी यही चाहता है कि मैं और तेरे डैडी साथ रहें, पर बेटा उनकी सगाई किसी और से हो चुकी है। वो उससे प्यार करते हैं तो तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, और मैं उनकी बात समझती हूँ। पर तू भी तो समझ, इसमें फिस तो मैं रही हूँ ना। तेरे डैडी तो और बच्चे पैदा कर लेंगे, पर मैं अब कभी शादी नहीं करना चाहती। मेरा मर्दों से भरोसा उठ गया है। पर अगर तुझे और लब को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। शायद मेरे मरने के बाद ही तुम लोग मानोगे और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लोगे। तू जो कहेगा मैं वो करूंगी, बस तेरे डैडी के साथ रहने और शादी की जिद मत कर। कहते कहते अनीका का गला भराया और वो बुरी तरह से सुबकने लगी। जूलिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। बस अनीका, बहुत हुआ, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। उधर अर्जुन बस दीवार से सटकर खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे खामोश। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए और लब को भी वहीं लाया गया। अर्जुन तो अनीका से भी ज्यादा टेंशन में लग रहा था। वो डॉक्टरों पर सवाल की बौछार कर रहा था, पर डॉक्टरों के सवालों का जवाब सिर्फ अनीका ही दे पा रही थी। अर्जुन चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर सब देख रहा था। आखिरकार डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। उन्होंने बस नींद की कुछ दवाइयां देने की बात कही। जाते जाते एक डॉक्टर ने पूछा, क्या यह बच्चे किसी बात को लेकर जिद कर रहे हैं या किसी से मिलना चाहते हैं। दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर सारा माजरा समझ गए और जाते जाते बोल गए कि भाई, आपस के मामले सुलझा लो, तभी बच्चे ठीक होंगे। उनके जाते ही बच्चे पूरी तरह होश में आ गए। अर्जुन ने जूलिया से कहा कि सब नौकरों को वापस भेज दे और इतनी रात को परेशान करने के लिए सबसे माफी मांग ले। अनिका, अगर इन बच्चों की जान हम पर अटकी है तो चलो बैठकर बात करते हैं और मामला रफा दफा करते हैं। अर्जुन ने थोड़ा झुकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी अर्जुन। अगर तुम इन्हें मुझसे दूर न लाते तो ये नौबत ही नहीं आती। अनीका अभी भी गुस्से में थी। अगर तुम एक बाप होती और तुम्हें अचानक अपने उन बच्चों का पता चलता जिनके होने की खबर तक तुम्हें नहीं थी, तो क्या तुम उन्हें ऐसे छोड़ देती। अर्जुन ने पलटकर पूछा। जूलिया को अब गुस्सा आ गया। उसने दोनों को बाहर बुलाया। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या। बच्चों के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मैं साफ देख रहा हूँ कि मेरे भतीजे क्या चाहते हैं। फिर तुम अड़े क्यों हो। एक दूसरे को स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो। कसम से, अगर मैं अर्जुन की जगह होता तो तुम्हें अभी सबके सामने किस करना शुरू कर देता, ताकि बच्चों को लगे कि वाकई कुछ चल रहा है। अगर अब उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, खासकर तुम्हें अनिका। जूलिया बुरी तरह से भड़का हुआ था। वो वापस अंदर गया तो देखा दया आंटी बच्चों को कहानी सुना रही हैं।
वो भी उनके पास जाकर बैठ गया। बाहर अनीका ने हार मान ली। ठीक है, बच्चों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर तुम्हें सबके सामने ये मानना होगा कि हम रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है उनके सामने हमें किस भी करना पड़े। अर्जुन ने अपना प्लान बताया। अनीका मान गई। वो दोनों अंदर गए, जहाँ बच्चे कहानी सुन रहे थे। उन्हें देखते ही लब ने पूछा, मम्मी, डैड, क्या अब आप दोनों खुश हो? हाँ बेटा, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने साथ रहने का फैसला किया है। अब तो खुश हो ना? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अनीका का हाथ थाम लिया। सच में? तो क्या अब आप दोनों एक दूसरे को किस करेंगे? लब ने रजाई से मुंह बाहर निकालकर शरारत से पूछा। जरूर, अर्जुन बोला और अनीका की तरफ मुड़ा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और फिर उनके होंठ एक हो गए। अर्जुन ने अनीका को बहुत ही प्यार से किस किया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों इस पल में खो गए हो। कुछ मिनटों बाद अर्जुन पीछे हटा। जूली और दया आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। अब तुम लोग सो जाओ, हम भी अपने कमरे में जा रहे हैं, अर्जुन ने कहा। अनीका ने बच्चों को लोरी सुनाने की इजाज़त मांगी और अर्जुन को बेडरूम में इंतजार करने को कहा। अनीका ने जैसे ही लोरी की दूसरी लाइन गाई, बच्चे घोड़े बेच कर सो गए। उसने टेम्परेचर चेक किया, दोनों के माथे चूमे और बाहर निकल आई। नीचे हॉल में अर्जुन इंतजार कर रहा था। जूलिया अपने घर जा चुका था। अर्जुन ने पूछा, सो जाए अब? अनीका ने हाँ कहा, पर उसे याद आया कि उसका सामान कहाँ है। अर्जुन ने बताया कि उसने सब बेडरूम में रखवा दिया है। वो उसे अपने कमरे में ले गया, जो वाकई किसी महल के कमरे जैसा था। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाऊंगा, अर्जुन ने ऑफर दिया। कम से कम बच्चों को तो यही लगेगा कि उनके मम्मी पापा एक ही कमरे में हैं। तुम्हारे कपड़े अलमारी में हैं, वहाँ पीछे पार्टीशन है, वहाँ तुम तैयार हो सकती हो, अर्जुन ने आगे बताया। सुनो अर्जुन, हम बेड शेयर कर सकते हैं। वैसे भी बेड काफ़ी बड़ा है, बस यह है कि मैं नींद में थोड़ा हाथ पाँव ज़्यादा मारती हूँ। वैसे भी आधी रात हो गई है और हम दोनों थके हुए हैं, अनीका ने सुझाव दिया। उसने अर्जुन के जवाब का इंतजार नहीं किया और बाथरूम में घुस गई। वहाँ अर्जुन के महंगे साबुन शैम्पू देखकर वो हैरान रह गई। तभी बाहर से अर्जुन की आवाज़ आई, सुन रही हो? आज रात मेरा सामान इस्तेमाल कर लो, कल मैं तुम्हारा सारा सामान मंगवा दूंगा। अनीका ने ओके कहा और नहाकर बाहर आई। उसने सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। उसे देख अर्जुन ने तुरंत नजरें फेर ली और खुद नहाने चला गया। जब वो बाहर आया तो अनीका गुलाबी रंग की नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर लेटी थी। उस ड्रेस में वो भला की खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। अर्जुन ने अपना पैजामा पहना और बेड पर आ गया। अनीका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जुन ने संजीदगी से कहा। ठीक है, बोलो, मैं सुन रही हूँ, अनीका ने उसकी तरफ करवट लेते हुए जवाब दिया। अर्जुन अब अनीका से क्या बात करेगा? क्या वो अपनी सगाई तोड़ने का फैसला उसे बताएगा? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।